गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज पूर्ति की फिर से आपके समक्ष नई वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। इसके पिछले कुछ पॉइंटों पे अपन ने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। आज इसका नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ति का नियम। क्लास 12 विषय अर्थशास्त्र, अध्याय 12 पूर्ति सप्लाई। पूर्ति का नियम, मान्यताएं और व्याख्या, पूर्ति के नियम के अपवाद, पूर्ति के नियम लोच, अर्थ, डेफिनेशन, परिभाषा, मापने की रीतियां, लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, इन सब पॉइंटों पे आज हम चर्चा करेंगे। आप सब बुक खोल के सामने बैठ जाएं। पेज नंबर 152 देखिए, पूर्ति का नियम पहला पॉइंट पे चर्चा करेंगे। सरल शब्दों में पूर्ति और कीमत के संबंध में को ही पूर्ति का नियम कहते हैं। पूर्ति नियम का कथन इस प्रकार दिया जा सकता है: अन्य बातों को यथास्थिर रखते हुए रहने पर किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है और कीमत में कमी होने पर पूर्ति में भी कमी हो जाती है। मांग के नियम की भांति पूर्व का नियम भी एक प्रवृत्ति का घोतक है जो केवल यह बताता है कि कीमत व पूर्ति में एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं। देखिए, पूर्ति के नियम की मान्यताएं। तो पूर्ति नियम की मान्यताएं हैं: नंबर 1, क्रेता तथा विक्रेताओं की आय यथास्थिर रहनी चाहिए। विक्रेता और विक्रेता की जो आय है वो स्थिर प्रवृत्ति की होनी चाहिए। दूसरा है, क्रेता तथा विक्रेता की रुचि तथा स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो क्रेता और विक्रेता हैं उनकी जो रुचि है उसमें बार बार परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरी हेडिंग है, उत्पादन के साधनों की कीमत में भी स्थिरता रहनी चाहिए। जो उत्पादन में लगे हुए संसाधन हैं उनके जो उत्पादन करने की क्षमता है वो एक स्थिर प्रवृत्ति की होनी चाहिए। चौथा है, कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति परिवर्तित होनी चाहिए। अगर कीमत में परिवर्तन हुआ है तो पूर्ति में भी परिवर्तित होना चाहिए। अगला पॉइंट है पूर्ति नियम की व्याख्या, अर्थात पूर्ति के नियम के पीछे के कारण। अब उसकी व्याख्या करेंगे हम। मैंने पॉइंट लिखा था व्याख्या। चर्चा की मान्यताओं पर, मान्यताएं समझ में आ गई आपको। अब अपन व्याख्या पर चर्चा करते हैं। पूर्ति का नियम कीमत तथा पूर्ति के बीच सीधे संबंध को व्यक्त करता है। अतः पूर्ति नियम को जब वक्र के रूप में व्यक्त करते हैं तो दाएं को ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। चित्र में आपको 12.1 में इसका डायग्राम देख सकते हैं। देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति भी वृद्धि हो जाती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। अगला है, वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर विक्रेता अपने स्टॉक में जमा वस्तुओं को बाजार में बिक्री के लिए ले जाते हैं। आपने नॉर्मल तरीके से देखा होगा, जो गल्ले के व्यापारी होते हैं, जैसे इस समय मूंगफली का सीजन चल रहा है तो वह मूंगफली बहुत सी मात्रा में खरीदेंगे और स्टॉक करके रख देंगे। जब उसका मूल्य बढ़ जाएगा तो अपने उस स्टॉक में रखी वस्तु को विक्रय करना प्रारंभ करते हैं, और जब उसका मूल्य कम हो जाएगा तो वो स्टॉक करते रहते हैं, उसको बाजार में नहीं निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार अभी कुछ समय पहले उर्दा का मार्केट चला था, तो उर्दा को उन्होंने मार्केट में से खरीद के कम मूल्य पर अपने स्टॉक में जमा कर लिया था। जब इसका मूल्य बढ़ गया तो अपने स्टॉक से माल को बाहर बाजार में अधिक मात्रा में विक्रय के लिए निकाल दिया। तो ये एक व्यापारिक रीति होती है। बस कीमत बढ़ने पर उत्पादक उत्पत्ति के साधनों की मात्रा में वृद्धि करके उत्पादन में वृद्धि करते हैं, जिसके फलस्वरूप पूर्ति भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत कीमत कम हो जाने पर प्रायः उत्पादों को लाभ कम होने जाता है तो उत्पादन में भी कमी कर देते हैं। जैसे जैसे जिस वस्तु की कीमत में कमी होती जाती है, उत्पादक कर्ता उस वस्तु का उत्पादन करना भी कम करते चले जाते हैं। अगला है, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो लाभ की आशा से कुछ उत्पादक जो कि दूसरी वस्तु का उत्पादन कर रहे होते हैं उस वस्तु का विशेष का उत्पादन करने लगते हैं। मार्केट में अगर उन्हें यह प्रतीत होने लगता है कि जो वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं उसके अलावा दूसरी वस्तु का भी उत्पादन करें तो हमारे लाभ में वृद्धि हो जाएगी, तो वह उसका उत्पादन करना प्रारंभ कर देते हैं। अगला है पूर्ति के नियम का अपवाद। मैंने अपवाद भी आपको बताया था कि इस पर चर्चा करेंगे।
नंबर 1, भविष्य में कीमत और अधिक वृद्धि या कमी होने की आशा पर यह नियम लागू नहीं होता है। अब भविष्य की बात अगर हो कि भविष्य में इस वस्तु की कीमत बढ़ सकती है या घट सकती है, तो उस पर यह नियम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य जो है अनिश्चित रहता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो माना कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, परंतु उत्पादक यह आशा करते हैं कि वस्तु की कीमत में अभी और अधिक वृद्धि होगी, तो वे अधिक लाभ की आशा में इस बढ़ी हुई कीमत पर भी वस्तु की अधिक मात्रा नहीं बेचेंगे, बल्कि पूर्ति में और कमी करेंगे। इसी प्रकार यदि वस्तु की कीमत में कमी होती है तथा उत्पादक यह सोचते हैं कि भविष्य में कीमतें और गिरेंगी, तो वे कम कीमत पर भी वस्तुओं को बेचेंगे, जिससे उनको होने वाली हानि कम हो सके। अगला है, कुछ दशाओं में यह नियम कृषि उत्पादन संबंधी वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। कृषि क्या है? हमारी जो कृषि है वो वर्षा पर टिकी हुई रहती है। वर्षा हो सकती है तो उत्पादन हो जाएगा, वर्षा नहीं होगी तो उत्पादन होना संभव नहीं है। देखिए, वर्षा पर जब कृषि में उत्पादन मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति किसी की बंधी हुई नहीं है, प्रकृति पर किसी का जोर जबरदस्त नहीं रहता है या जोर नहीं रहता है। तब यदि कृषि पदार्थ की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता है। भले कीमत बढ़ जाए तो हम सोचें कि हम इस वस्तु का उत्पादन कीमत के आधार पर बढ़ा सकते हैं, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि जो कृषि है वो प्राकृतिक साधनों से बनी हुई है। वर्षा अच्छी हुई तो हो सकता है, या अति वर्षा हो जाए तो हमारी फसल भी नष्ट हो सकती है। अगला है, कलात्मक वस्तुओं के संबंध में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। जैसे कि क्योंकि यदि किसी दुर्लभ कलाकृति की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती है तो उसकी पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं होता। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, देश विदेशों से आगरा में ताजमहल देखने को आते हैं, उसकी कीमत बहुत बढ़ी हुई है, तो क्या हम दूसरा ताजमहल बना सकते हैं? नहीं। कुछ विशेष जो कलाकृतियाँ होती हैं जिनकी कीमत उस विशेष कलाकृति के कारण बढ़ी हुई होती है, मगर हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अजूबा है, अलग है। अब ना तो वो व्यक्ति मिल सकता है, ना तो दूसरा ताजमहल बन सकता है। इसलिए उन वस्तुओं की जो महत्वता है वो हमेशा बनी रहेगी। उनकी कीमत के अनुसार हम उनकी पूर्ति को बढ़ा नहीं सकते हैं। नीलामी किए जाने वाली वस्तु के संबंध में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। नीलामी मतलब एक टैक्स लगाते हैं और जो बाजार के जो वस्तु खरीदने वाले व्यापारी हैं उनको बुलाया जाता है और फिर नीलामी लगाई जाती है, तो उस समय उस वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नीलामी है, कोई भी कितनी भी लगा सकता है। कम आशा है, हमने जो मूल्य रखा उससे कम भी प्राप्त हो सकती है, ज़्यादा भी प्राप्त हो सकती है, तो उस नीलामी की कीमत की कमी या वृद्धि के अनुसार वस्तु की पूर्ति को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। अगला है, नाशवान वस्तुओं की दशा में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। नाशवान जो तत्काल नष्ट होने वाली वस्तुएं होती हैं, जैसे फल, सब्जी, फल, दूध, दही, जो बहुत ही कम नाशवान प्रवृत्ति की होती हैं। दूध को आपको ज़्यादा समय तक इकट्ठा करके संग्रह करके नहीं रख सकते हैं, सब्जियों को आप काफ़ी समय तक संग्रह करके नहीं रख सकते हैं। कुछ ऐसी जो वस्तुएं होती हैं जो नश्वर प्रवृत्ति की होती हैं, जो कम समय के लिए सुरक्षित रहती है, इसके बाद वो अपने आप नष्ट हो जाती हैं, उनको हम कीमत बढ़ने पर, कीमत के आधार पर वस्तुओं की उत्पादन क्षमता या उनको लंबे समय तक संग्रह करके नहीं रखा जा सकता है। वो ताज़ी ही लेना पड़ती हैं, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो, उनकी पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। यह पूर्ति का नियम इसमें लागू नहीं होता है। पूर्ति की मात्रा परिवर्तित है, पूर्ति में परिवर्तन। देखिए कहाँ यह नियम लागू होता है, कब परिवर्तित में, पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाता है। अगला है, पूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों में कीमत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये बात डेफिनेट है कि जो पूर्ति है उसमें कीमत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब अन्य बातें यथास्थिर रहती हैं तथा कीमत में परिवर्तन होते हैं तो पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन अर्थात विस्तार या संकुचन होता है। पूर्ति में विस्तार तथा संकुचन होने पर
वस्तु विक्रेता का चलन एक ही पूर्ति वक्र पर होता है। कीमत बढ़ने पर विक्रेता पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर चलन पूर्ति में विस्तार हो जाता को बताता है तथा कीमत कम होने पर विक्रेता का पूर्ति वक्र पर नीचे को चलन यानी पूर्ति संतुलन को बताता है। वक्र आपका दिया है 12.2 पेज पर, बुक में आप देख सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया तो सब स्कूल में आकर संबंधित चीजें संपर्क करें। अगला है पूर्ति वक्र का वही रहता है वृद्धि या कमी। देखिए पूर्ति में वृद्धि या कमी, कीमत के स्थिर रहने पर पूर्ति को निर्धारित करने वाले किसी अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण जब पूर्ति वक्र परिवर्तित हो जाता है तो इसे पूर्ति में तकनीक में परिवर्तन, उत्पादन के साधन की कीमत में परिवर्तन, विक्रेताओं की आय में परिवर्तन, विक्रेताओं के उद्देश्य में परिवर्तन, कर की दरों में वृद्धि इत्यादि तत्वों में कोई भी तत्व पूर्ति में परिवर्तन कर देता है। पूर्ति वृद्धि तथा पूर्ति में कमी। अब आता है पूर्ति की लोच। पूर्ति का नियम कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति में किस दर से परिवर्तन होता है इस बारे में कुछ नहीं बताता है। पूर्ति के नियम की इस कमी को दूर करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने पूर्ति की लोच का विचार प्रस्तुत किया है। डेफिनेशन है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार पूर्ति की लोच से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन की प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से होता है। लिप्सी प्रोफेसर कहते हैं पूर्ति की लोच उस दर के निरपेक्ष मूल्य को प्रकट करती है जिसे हम पूर्ति में हुए प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में हुए प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर प्राप्त करते हैं। ये डेफिनेशन है, ये इसका सूत्र है, पेज नंबर 156 पर है, आप देख सकते हैं। गणितीय रूप में पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, आपका सूत्र आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 156 पर कि पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, पूर्ति की लोच को मापने की रीतियां। अब इस पर चर्चा करेंगे अपन मापने की रीतियों पर। तो देखिए अनुपातिक या प्रतिशत रीति, ज्यामितीय या बिंदु रीति। अनुपातिक या प्रतिशत रीति पर चर्चा करेंगे। इस रीति में पूर्ति में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन अथवा प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन अथवा प्रतिशत परिवर्तन में भाग दे दिया जाता है। तो पूर्ति नियम सूत्र आपको दिया हुआ है आपके बुक पेज नंबर 156 पर। पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, पूर्ति में परिवर्तन बटे पूर्ति की पूर्व की मात्रा बटे कीमत में परिवर्तन बटे पूर्व की कीमत, ज्यामितीय रीति में किया है। आगे हम पढ़ेंगे पूर्ति की लोच के प्रकार या श्रेणियां। देखिए आगे देखेंगे हम पूर्णतया लोचदार, आपका पेज नंबर 57 में है, आप उसको आसान देख सकते हैं, तभी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सभी वस्तुओं की पूर्ति एक सी प्रभावित नहीं होती है। डेफिनेटली है कि सभी वस्तुओं की पूर्ति एक साथ प्रभावित नहीं होती है, ना ही एक सी कमी होती है। अर्थात कुछ वस्तुओं की पूर्ति लोच अधिक होती है और कुछ वस्तुओं की पूर्ति में लोच कम होती है। एक समान नहीं हो जाती, कुछ वस्तुओं में लोच बहुत ज्यादा होती है, कुछ वस्तुओं में लोच कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे कहते हैं। नंबर 1 पूर्णतः लोचदार वस्तुएं, नंबर 2 अत्यधिक लोचदार पूर्ति, नंबर 3 लोचदार पूर्ति, नंबर 4 बेलोचदार पूर्ति, नंबर 5 पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। पहले पर चर्चा करेंगे पूर्णतः लोचदार पूर्ति। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन न होने पर या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी पूर्ति में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसी पूर्ति को पूर्णतया लोचदार पूर्ति कहा जाता है। पूर्णतः लोचदार पूर्ति से आशय है कि जरा सा कीमत में वृद्धि हुई नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है उसकी पूर्ति में, तो उसे कहते हैं पूर्णतः लोचदार पूर्ति। अगला आता है अत्यधिक लोचदार पूर्ति। जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो उसे अत्यधिक लोचदार पूर्ति कहते हैं। जैसे हमने अगर कीमत में 20% वृद्धि हुई है तो उसकी पूर्ति में 20 से 30% परिवर्तित हो जाता है।
पूर्ति में। तो वही है, अत्यधिक लोचदार पूर्ति में कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में अत्यधिक पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है। इसे कहते हैं अत्यधिक लोचदार पूर्ति। बहुत ज्यादा परिवर्तन इसमें हो जाता है, मतलब तुरंत इसकी पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। जरा सी परिवर्तन कीमत में वृद्धि होने पर या कमी होने पर इसकी पूर्ति में तत्काल बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरा होता है लोचदार पूर्ति। जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है, तब ऐसी पूर्ति को लोचदार पूर्ति कहते हैं। यानी हमने अगर पूर्ति में या कीमत में 20% परिवर्तन हुआ है तो उतना ही हमारा उसकी पूर्ति में परिवर्तन हुआ है, तो जो बराबर परिवर्तन होता है उसे लोचदार परिवर्तन कहते हैं। अधिक या कम होना लोचदार, अत्यधिक लोचदार या लोचदार परिवर्तन कहलाता है। बराबर परिवर्तन होने पर जितना हमने कीमत में परिवर्तन किया उतनी उसकी पूर्ति में उत्पादन में परिवर्तन हुआ, उसे लोचदार पूर्ति कहते हैं। अगला आता है बेलोचदार पूर्ति। जब किसी वस्तु की पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी पूर्ति को बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। मतलब आनुपातिक परिवर्तन हुआ कीमत में परंतु पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं बेलोचदार पूर्ति। नेक्स्ट है पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। अब इस पर चर्चा करेंगे हम कि प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, वस्तु का स्वभाव। ये सही बात है, हम वस्तु के स्वभाव पर निर्भर रहते हैं, तो किस वस्तु का कैसा स्वभाव है। देखिए, वस्तु के स्वभाव पर पूर्ति को लोच निर्भर करती है। टिकाऊ वस्तुओं का संग्रह किया जा सकता है, उत्पादक के समक्ष उन्हें तत्काल बेचने का व्यवस्था नहीं होती है। देखिए, कुछ वस्तुएं होती हैं जो दीर्घकाल तक चल सकती हैं, जो टिकाऊ होती हैं कहना चाहिए, उनका संग्रह हम काफी लंबे समय तक कर सकते हैं। तो उत्पादक या बेचने वाले के लिए तत्काल बेचने की समस्या उसके पास नहीं रहती है। वो सोचता है कि अगर इस वस्तु की इस समय कीमत कम है तो मैं इस वस्तु को अपने स्टॉक में कुछ समय के लिए स्टॉक करके रख सकता हूँ, इसके बाद मैं जब इसकी कीमत बढ़ जाएगी तब मैं इसको स्टॉक में से बाहर निकाल कर बाजार में विक्रय करूंगा, क्योंकि तो उसका ऑप्शन रहता है ये टिकाऊ है, ये खराब या सड़े या गलने वाली नहीं है। अब आता है उत्पादन लागत। देखिए, यदि वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने पर उत्पादन लागत क्रमशः बढ़ती जाती है तो कीमत बढ़ने पर भी उत्पादक पूर्ति को नहीं बढ़ाएगा। ऐसी स्थिति में पूर्ति बेलोचदार होगी। इसके विपरीत उत्पादन बढ़ाने पर यदि उत्पादन लागत क्रमशः घटती जाती है तो उत्पादक वस्तु की पूर्ति को बढ़ाएगा, क्योंकि ऐसे में उत्पादक को लाभ होता है। ये उत्पादन लागत बहुत मायने रखती है पूर्ति को बढ़ाने या घटाने में। अगर उत्पादनकर्ता को उत्पादन लागत ज्यादा आ रही है और उत्पादन की लागत बढ़ती जा रही है तो वह उत्पादन लागत बढ़ रही है तो वह पूर्ति को नहीं बढ़ाएगा, और अगर उत्पादन लागत कम हो रही है तो उत्पादककर्ता अपनी वस्तु की मात्रा को पूर्ति को बढ़ाएगा और बाजार में विक्रय करेगा। उत्पादन की तकनीक। यदि किसी वस्तु के उत्पादन की तकनीक सरल है तो वस्तु की पूर्ति लोचदार होगी, क्योंकि कीमत के परिवर्तन होने पर पूर्ति को आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं के उत्पादन की तकनीक जटिल होती है, उत्पादन बड़े संयंत्र स्थापित करके ही किया जा सकता है, उनकी पूर्ति बेलोच होती है। देखिए, ये बात सही है, जो उत्पादन करता है, जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो जटिल होती हैं, उनका उत्पादन करना या उनकी उत्पादन की जो मात्रा है तुरंत नहीं बढ़ाई जा सकती है, ना उनकी पूर्ति बढ़ाई जा सकती है, और जो सरल होती है उनको उत्पादनकर्ता तुरंत आसानी से पूर्ति को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। समयावधि। किसी वस्तु की पूर्ति की लोच समयावधि पर भी निर्भर करती है। समयावधि लंबी होने पर पूर्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये बात सही है, अगर टाइम लिमिट ना हो और दीर्घकालीन समय दिया गया हो तो समय के अंतराल में हम पूर्ति को कमी या वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय रहता है। उस समय के आधार पर हम समय के अंदर, क्योंकि हमारे पास समय की कोई दिक्कत नहीं है, तो जब हमारे पास समय पर्याप्त है तो हम आसानी से पूर्ति को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। बाजार की उपलब्धता। एक वस्तु को जितने अधिक बाजार होंगे उसकी आपूर्ति की लोच उतनी ही अधिक लोचदार होगी। ऐसी दशा में विक्रेता अपनी वस्तु
विभिन्न कीमतों पर बेच सकता है। इसके विपरीत विक्रेता के पास बाजार सीमित होने की दशा में पूर्ति की लोच भी बेलोच होगी। कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। एक वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय उस मात्रा से होता है जो किसी निश्चित समय पर कीमत विशेष पर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। वस्तु की पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित किया करते हैं। जब वस्तु की विभिन्न कीमतें तथा उन कीमतों पर बेचने के लिए उस वस्तु की उपलब्ध मात्राओं को एक तालिका के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे पूर्ति तालिका कहते हैं। पूर्ति वक्र किसी वस्तु की कीमत पर उसकी विक्रय हेतु उपलब्ध मात्राओं के बीच पाए जाने वाले संबंध को स्पष्ट करता है। अगला है पूर्ति का नियम। कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच सीधे संबंध की व्याख्या करता है। यह मात्रा प्रवृत्ति को व्यक्त करता है, प्रवृत्ति दाएं से ऊपर की ओर बढ़ता है। आज हमने पूर्ति के संबंध में सारा चैप्टर क्लियर किया। इसमें जो भी समस्या आप लोगों को आई है आप विद्यालय आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप घर पर रहिए और पढ़ते रहिए। मस्त रहे। जय हिंद।